गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आपको ईथर के रासायनिक गुण के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एल्किल या एरिल समूह के कारण होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में देखेंगे। तो चूंकि हम एल्किल समूह से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया आपको बता चुके थे, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं एरोमेटिक ईथर में एरिल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो जैसा आपको हमने बताया है कि यहाँ पर एरोमेटिक ईथर है, तो एरोमेटिक ईथर कैसा होगा? रिंग में होगा। और यदि यहाँ पर हम एरिल समूह की बात कर रहे हैं तो बेंजीन से बनने वाला जो मूलक होता है उसको हम एरिल कहते हैं। तो यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने C6H6 लिखा है, इसे हम बेंजीन कहते हैं। तो इससे बनने वाला जो एरिल समूह होगा उसे हम C6H5 कहेंगे। और ये जो C6H5 होगा ये होगा फेनिल समूह। तो यहाँ पर फेनिल समूह के कारण जो होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये एरिल समूह जो है C6H5 या फेनिल समूह होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एक एल्किल मूलक होता है, एक एरिल मूलक होता है। एरोमेटिक में एरिल मूलक होता है, और यदि हम एलिफेटिक की बात करते हैं तो एलिफेटिक में आपको एरिल मूलक दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम कोई भी एक एरोमेटिक ईथर ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया OCH3। इसे हम क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? मेथिल फेनिल ईथर। मेथिल फेनिल ईथर, या इसे एनिसॉल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम एनिसॉल पर या मेथिल फेनिल ईथर पर हम नाइट्रीकरण की क्रिया कराएंगे। HNO3 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण की क्रिया होगी। और नाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा यहाँ पर आप देखिए, इसके नाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया से यहाँ पर आप देखिए, किसी भी यदि हम बेंजीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 भाग होते हैं। एक होता है आर्थो भाग, एक होता है मेटा, और एक होता है पैरा पोजीशन। तो ये 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 3 भाग दिखाई दे रहे हैं आपको। और यदि हम नाइट्रीकरण की बात कर रहे हैं तो नाइट्रीकरण में जो भी यौगिक निर्मित होगा वह हमेशा आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो नाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा हमको जो यौगिक प्राप्त होंगे वो आर्थो यौगिक होंगे और या फिर पैरा यौगिक होंगे। तो इस प्रकार से हम एक नया यौगिक इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो नया यौगिक प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार का होगा OCH3। और यहाँ पर हम आर्थो पोजीशन में NO2 डालेंगे, प्लस ठीक इसी तरह एक दूसरा यौगिक हमें प्राप्त हो रहा है, ये इस प्रकार का होगा OCH3। और यहाँ पर हम पैरा पोजीशन में NO2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 2 यौगिक हमको प्राप्त हो रहे हैं, एक आर्थो पोजीशन में प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर एक देखिए पैरा पोजीशन में प्राप्त हो रहा है। तो इसे आप नंबरिंग डाल सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ यदि हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या हो सकता है? मेथिल ये होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 नाइट्रो दूसरे नंबर पर नाइट्रो समूह है और यहाँ पर कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर नाइट्रो समूह है। तो जब हम इसका नामकरण करते हैं तो नामकरण में आप देखिए मेथिल 2 नाइट्रो फेनिल ईथर। मेथिल ये होगा और 2 नाइट्रो, मेथिल 2 नाइट्रो, और ये हो गया फेनिल ईथर। ईथर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन का परमाणु मौजूद है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण इसका नामकरण हो जाएगा मेथिल
2 नाइट्रो, या आप लिख सकते हैं मेथिल आर्थो नाइट्रो फेनिल ईथर लिखा जा सकता है। ठीक इसी तरह जब हम यहाँ पर देखिए चौथी पोजीशन में है, या इसमें देखिए फोर्थ पोजीशन में है, या इसे हम कह सकते हैं पैरा पोजीशन में है, तो पैरा पोजीशन में जब नाइट्रो समूह होगा तो इसका जब हम नामकरण करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मेथिल 4 नाइट्रो क्या होगा, फेनिल ईथर। तो यहां पर आप 2 की जगह पर आर्थो लिख सकते हैं और 4 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, पैरा लिख सकते हैं। किसी भी तरह से इसका नामकरण लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जब भी नाइट्रीकरण की क्रिया होगी, मतलब एरोमेटिक ईथर में एरिल समूह के कारण यदि अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर आर्थो पोजीशन में या पैरा पोजीशन में कोई भी नाइट्रो समूह हो, या फिर यदि हम कोई दूसरी अभिक्रिया यहाँ पर ले रहे हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो उन यौगिकों का यहाँ पर अटैक होता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और वो नाइट्रो समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 यौगिक हमें प्राप्त हो रहे हैं, एक है आर्थोफॉर्म और दूसरा क्या है यहाँ पर, पैराफॉर्म। तो इसे आप लिख सकते हैं पैराफॉर्म, पैरा पोजीशन या आर्थो पोजीशन के रूप में हमको ये प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी तरह यदि हम यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया लें, जैसे कि ये नाइट्रीकरण है, तो इसी तरह से हम ये दूसरी अभिक्रिया ले रहे हैं यहाँ पर ब्रोमिनीकरण। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरी अभिक्रिया, तो यहाँ पर भी हम यही यौगिक ले रहे हैं, OCH3, और इसे हम क्या कहेंगे, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर। ये जो मेथिल फेनिल ईथर है, इसकी क्रिया होती है और इसकी क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड, और इस क्रिया को हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रोमीन जेल ले रहे हैं Br2। जब ब्रोमीन जेल और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमिनीकरण की क्रिया होती है, तो इसके फलस्वरूप जो यौगिक हमें प्राप्त हो रहा है वह भी कैसा प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे हमने नाइट्रीकरण में देखा कि आर्थो पोजीशन या सेकंड पोजीशन में नाइट्रो समूह जुड़ रहा है और चौथे पोजीशन में नाइट्रो समूह जुड़ रहा है, ठीक इसी तरह यहाँ पर जो ब्रोमो समूह जुड़ेगा वह भी वही पोजीशन में जुड़ेगा, क्योंकि हमेशा ये आर्थो फॉर्म होगा या फिर पैरा फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे या जो यौगिक हमें प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार का प्राप्त होगा, OCH3। यहाँ आप रिंग भी बना सकते हैं या अल्टरनेट में आप डबल बॉन्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड पोजीशन में ब्रोमो समूह होगा और दूसरा यौगिक हमें जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार का होगा, OCH3। और यहाँ पर आप देखिए पैरा पोजीशन में आपको ब्रोमो समूह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जब यदि हम नामकरण करें तो ठीक इसी तरह इसका नामकरण होगा। तो इसे हम कहेंगे मेथिल, इसका नाम होगा मेथिल 2 ब्रोमो। जैसे हमने यहाँ 2 नाइट्रो लिखा था तो यहाँ 2 ब्रोमो होगा, और क्या लिखेंगे इसे, फेनिल ईथर। ठीक इसी तरह जैसे हमने इसका नामकरण किया है मेथिल 2 ब्रोमो फेनिल ईथर, ठीक इसी तरह पैरा पोजीशन के लिए जब हम नामकरण करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसे मेथिल, इसका नामकरण हम कर रहे हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये पैरा पोजीशन में है, तो पैरा पोजीशन में जब हम नामकरण करते हैं यहाँ पर लिखेंगे मेथिल 4 ब्रोमो फेनिल ईथर। तो इस प्रकार से 2 पोजीशन हमको प्राप्त हो रही है। एक तो किस परिस्थिति में प्राप्त हो रही है, आर्थो पोजीशन में प्राप्त हो रही है, और आर्थो पोजीशन में प्राप्त करने के लिए जब ब्रोमिनीकरण की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन जेल और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसके फलस्वरूप हमें 2 उत्पाद प्राप्त होंगे, एक आर्थो स्थिति में और एक पैरा स्थिति में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ईथर के जो रासायनिक गुण हैं, एक तो वहां पर आप देखिए कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बंध है उसके कारण होने वाली अभिक्रिया, दूसरी वह अभिक्रिया जिसमें आपने देखा था कि ऑक्सीजन के कारण
जो अभिक्रिया उत्पन्न होती है रासायनिक अभिक्रिया, और तीसरी अभिक्रिया एल्किल समूह या फिर एरिल समूह के कारण होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। अब देखते हैं इसके उपयोग, ईथर के उपयोग के बारे में हम देखते हैं। तो ईथर के उपयोग के बारे में हम देखते हैं। ईथर के उपयोग, ईथर के कई प्रकार के उपयोग हैं, तो इसमें हम सबसे पहला उपयोग देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा था कि यहाँ पर हम प्रयोगशाला विधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है जब हम डाई एथिल ईथर का निर्माण करते हैं। तो डाई एथिल ईथर को प्रयोगशाला में बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक इसी तरह यदि हम बहुत सारे यौगिकों की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं डाई एथिल ईथर, तो यहाँ पर हम ये डाई मेथिल ईथर लेंगे। डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि है। ठीक इसी तरह जो डाई एथिल ईथर है इसका उपयोग आप देखेंगे विलायक के निष्कर्षण में होता है। इसमें आप बता सकते हैं विलायक के निष्कर्षण में, विलायक के निष्कर्षण में ईथर का उपयोग किया जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर आप देखिए प्रशीतक में ठंडा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। प्रशीतक में उपयोग, प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में। ठीक इसी तरह आप देखेंगे कि जो निषेचक में के रूप में इसका उपयोग होता है। तीसरा निषेचक के रूप में, तो निषेचक के रूप में यहाँ पर जो निषेचक उपयोग में लाया जा रहा है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य निषेचक के रूप में और दूसरा होता है स्थानीय निषेचक के रूप में। आपने देखा होगा कि जब हम सामान्य निषेचक की बात करते हैं तो निषेचक मतलब किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए जिस पदार्थ का इंजेक्शन के रूप में या स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे हम निषेचक कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पूरा शरीर यदि सुन्न किया जा रहा है तो उस निषेचक को कहा जाता है सामान्य निषेचक। तो निषेचक दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य निषेचक और दूसरा होता है स्थानीय निषेचक। स्थानीय निषेचक, स्थानीय निषेचक जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि सामान्य निषेचक की बात हो रही है तो सामान्य निषेचक वह निषेचक होगा जो पूरे शरीर को शून्य कर देगा और पूरा शरीर जो है पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए कि N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो आजकल ज्यादातर आप देखिए जो नाइट्रस ऑक्साइड है, या अब पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता था। किसी भी व्यक्ति का यदि कोई ऑपरेशन होना है तो उसके लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है पूरी तरह से बंद हो गया है। उसके स्थान पर ईथर का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी ईथर का प्रयोग किया जाता है तो ईथर के साथ नाइट्रस ऑक्साइड को लेते हैं। तो जब ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड को मिलाकर उपयोग में किया जाता है तो वह ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो एक सुरक्षित सामान्य निषेचक के रूप में तो नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ईथर इन दोनों से मिलकर बना हुआ
जो पदार्थ होता है या विलयन होता है, इसको हम एक सामान्य निश्चेतक के रूप में उपयोग करते हैं, जो कि पूरे शरीर को शून्य करने के काम आता है। दूसरा निश्चेतक वह होता है जैसे किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से को यदि हमको शून्य करना है तो उसके लिए स्थानीय निश्चेतक का उपयोग किया जाता है, और ये जो स्थानीय निश्चेतक होता है इसका नाम है प्रोकेन। और ये जो प्रोकेन है ये एक शरीर के किसी भी भाग को शून्य करने के लिए उपयोग में लाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें आप वाइनिल ईथर का भी उपयोग देख सकते हैं। वाइनिल ईथर का भी उपयोग किया जाता है यहाँ पर। निश्चेतक के रूप में वाइनिल ईथर का भी उपयोग। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण उपयोग के रूप में आप देख सकते हैं कि जो डाई एथिल ईथर है इसका उपयोग किसमें हो रहा है, निश्चेतक के रूप में, और जो कि किसी भी शरीर के भाग को शून्य करने में या फिर शरीर के पूरे भाग को शून्य करने में इसका उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम एक दूसरे ईथर की बात कर रहे हैं, एक दूसरा ईथर होता है आइसोप्रोपिल ईथर। यदि हम आइसोप्रोपिल ईथर की बात करें तो इसका उपयोग रबर बनाने में होता है। तो एक डिफरेंट टाइप का रबर होता है, आइसोप्रोपिल ईथर। तो यहाँ पर जो आइसोप्रोपिल ईथर की बात हम कर रहे हैं तो ये होगा CH3 2 CHO CH3 2, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखिए CH3CH, ये आइसोप्रोपिल ईथर है, इसका उपयोग रबर बनाने में होता है, रबर बनाने में। तो ये जो रबर होता है ये दूसरी क्वालिटी का रबर होता है, इसको हम कहते हैं ग्रामोकोल। तो ग्रामोकोल रबर बनाने में आइसोप्रोपिल ईथर का उपयोग किया जाता है, और ये जो ईथर है ये महत्वपूर्ण उपयोग के रूप में उद्योगों में किया जाता है इसका उपयोग। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ईथर का उपयोग हम प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर बनाने में कर रहे हैं, उसी प्रकार से विलायक के निष्कर्षण में, प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए, और निश्चेतक के रूप में किसी भी भाग को शून्य करने में या रबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो ईथर के बारे में यदि हम देखें तो ईथर एक महत्वपूर्ण यौगिक है, और ये कई प्रकार से हमें प्रकृति में प्राप्त होता है। अब इसे बनाया जाता है चाहे डाईमेथिल ईथर के रूप में हो, डाईएथिल ईथर के रूप में हो, या फिर आइसोप्रोपिल ईथर के रूप में हो। किसी भी रूप में यदि हम देखें तो इसे हम विभिन्न प्रकार से निर्मित कर सकते हैं, और इसके उपयोग भी महत्वपूर्ण है। यदि भौतिक गुणों की बात करें या रासायनिक गुणों की बात करें तो इसको हम विस्तार से आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार से ईथर का आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।